हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का टॉपिक। पहले तो कोरोना में अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा, जो भी सैनिटाइज़र मास्क इन सब का यूज़ करते रहिएगा। और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का जो टॉपिक था वो मैंने इसके ना कुछ कंसेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। 2 यूनिट्स में कंसेप्ट कवर हैं और जो 2 यूनिट्स रह गए थे हम उनके कंटिन्यू करते हैं। जल्दी इसका पूरे सब्जेक्ट को मैं कवर अप कर दूँगी और इसकी जो PDF है वो जब ये सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे तो एक आपको कंबाइंड PDF मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको जब एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा तो उस कंप्लीट सब्जेक्ट के PDF प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, एक PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँ। मैं PDF फॉर्म में ही नोट्स बना रही हूँ। ओके, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तभी मिलेगी अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करोगे। ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी क्या होती है? देखिए, एक कोई भी पर्सन है जो आपके सामने खड़ा है, आप उसको कैसे मानोगे कि वो अच्छा पर्सन है या बुरा पर्सन है? हम किसी के अंदर की बात तो जान नहीं सकते, बट उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, इन सब चीज़ों से हम उसको जानते हैं। सो दैट कम्स अंडर द पर्सनैलिटी। द वर्ड पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट पर्सोना मीनिंग मास्क, कि जो एक मास्क हमें चेहरे पे दिखता है हम उसी को सही मानते हैं। ठीक है, हमें अंदर से नहीं पता। एक बहुत ही अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन जो बहुत ही उसको मैनर्स हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बट अंदर से ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से आप पर्सनैलिटी को क्या लोगे जो आप ऊपर से मास्क को देख कर पहचानते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूट पर्सनैलिटी इज़ द इम्प्रेशन वी मेक ऑन अदर्स। एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसे मैनर्स, अ वे ऑफ एटीट्यूड, अ वे ऑफ बिहेवियर जिससे कि हम दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। द मास्क वी प्रेजेंट टू द वर्ल्ड। सो कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। Personality is defined as a unique set of traits and characteristics relatively stable over time, जो कि stable रहते हैं कुछ टाइम के लिए। So the definition further suggests that the personality does not change from day to day. ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में कुछ थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ हो गए। चेंज होती है बट एक टाइम के बाद, चेंज होने में भी टाइम लगता है। सो ओवर द शॉर्ट टर्म आवर पर्सनैलिटीज आर रिलेटिवली सेट और स्टेबल। However, definition does not suggest that personality is somehow rigid, unchangeable and cast in concrete. As I told you कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता कि जी मॉर्निंग कुछ था और नेक्स्ट मॉर्निंग बंदा कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चेंज होता है, ये स्टेबल भी नहीं रहती है। पर्सनैलिटी कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। जैसे एक बच्चे को आप 5th क्लास में देखोगे, उसके कुछ मैनर्स हो सकता है कि ना बदले, अदरवाइज 5th और 7th क्लास तक आते हुए भी 2 साल में आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगी। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगी। सो डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेज दैट ओवर अ लॉन्गर टर्म पर्सनैलिटी में चेंज। डेफिनेशंस देखिए, आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख लेंगे सफिशिएंट है। मैंने यहाँ पे 2 इंक्लूड की है। एज अकॉर्डिंग टू JB वॉटसन, पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। According to Ambrose, personality is a sum total of all biological innate disposition, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual and the dispositions and tendencies acquired by the experience. So let's discuss meaning of personality. देखिए, अगर आपको concept of personality आता है ना तो आप ये सब कुछ उसमें include कर सकते हो। Man is not born a person. At birth, he is an infant possessing the potentiality of becoming a person. जब बर्थ हो जाता है ना बच्चे का, उसके बाद में उसके ऊपर बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कैसे? सबसे पहले प्रभाव पड़ता है उसकी फैमिली का। ठीक है, फैमिली में उसके जो जो रिलेशंस में आते हैं, जैसे मदर, फादर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, नीज, नेफ्यूज़, ऑल। ठीक है, तो इन सब मेंबर्स का बिहेवियर भी अलग होता है, बात करने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, वो सब चेंजेस में पलते हैं, बढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। हर किसी के बच्चे में आदतों को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये तो चाचा के जैसा दिखता है, ये चाची की तरह बोल रहा है, ये है वो है ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस में वो सब कुछ आएगा जो घर से बाहर है। ठीक है, घर में वो सब कुछ आता है जो घर के मेंबर्स में होंगे, इंक्लूड होंगे। जैसे कि फैमिली रिलेशन में होते हैं ब्रदर सिस्टर, चाचा ताया, भाई बहन, चाचा चचेरी भाई, मेरा भाई, सब कुछ। ठीक है, और सोशल इन्फ्लुएंसेस में बाकी सब कुछ आएगा जो घर से बाहर होता है। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका जो कल्चरल फंक्शंस होते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है,
सब कुछ जो आपको घर से बाहर मिलता है वो सब आता है सोशल इन्फ्लुएंसेस में. सो ही बिकम्स अ पर्सन एंड कम्स टू पोजेस हिज अ पर्सनैलिटी. Personality is a complex blend of constantly evolving and changing pattern of one's unique behavior. Because हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल पावर होती है. वो किसी भी चीज़ को देखता एक पर दो, मान लो आपने दो बच्चे हैं, ठीक है, सामने खड़े हैं और एक ही चीज़ को देख रहे हैं, बट दोनों ने कंक्लूजन डिफरेंट निकाला. कैसे? क्योंकि रीज़न ये है कि दोनों का थिंकिंग पावर अलग है, दोनों का चीज़ों को समझने का, एनालिसिस करने का अलग तरीका है. ठीक है, वो हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अपने ऊपर कितना प्रभाव डालने देता है. ठीक है, सो emerged एज अ रिजल्ट ऑफ one's इंट्रैक्शन विद one's environment एंड डायरेक्टली टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक एंड्स. नेचर ऑफ पर्सनैलिटी. अगर नेचर की तरफ देखा जाए तो पर्सनैलिटी क्या रेफर करता है कि कुछ सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं कि आप किसी से बिहेव कर रहे हो, कुछ सेट ऑफ ट्रेट्स हैं, ठीक है, जो आपको एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट करते हैं. ठीक है, पर्सनैलिटी रेफर्स टू सेट ऑफ ट्रेट्स और बिहेवियर्स दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल. सो इट रेफर्स to the relatively stable pattern of behavior and consistent internal state and explains an individual's behavioral tendencies. So personality has both internal and external elements. Internal elements में आता है जो एक पर्सन किसी भी चीज़ को देखकर सोचता है, सोचने का तरीका है, उसका डिसीजन मेकिंग का तरीका है. ठीक है, जो भी उसके जेनेटिक उसको मिला है, जो भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं. और एक्सटर्नल आ जाता है जो वो ऑब्जर्व करके बिहेव करता है. ठीक है, so personality of an individual is relatively as well as it can be shaped by the environment. Determinants of personality. अब determinants क्या होता है कि आधार क्या है पर्सनैलिटी का, किस तरह से पर्सनैलिटी बनेगी. ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स में आ जाता है उसकी फिजिक्स, सेक्स, नर्वस सिस्टम में. देखिए, जो फिजिक्स होगी ज़्यादातर माना जाता है, जैसे कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिबेट चलती है ना. तो हेरिडिटी क्या होती है कि बच्चे को आनुवंशिक रूप से कुछ चीज़ें उसके माँ बाप से मिलती हैं. तो हम कहते हैं कि अगर पहलवान का बच्चा है तो उसे पहलवान जैसा शरीर होगा, फिजिक उसकी सेम होगी. ठीक है, नर्वस सिस्टम, सेक्स, ये सब डिफरेंट आते हैं. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज होम एंड फैमिली, स्कूल, सोसाइटी. और अगर हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स. आप इन दो तरह से इसकी डिवीज़न कैटेगराइज कर सकते हो, बट इनका मेथड्स, इनका रिटर्न जो एक्सप्रेशन रहेगी वो एक ही रहेगी. बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट. बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि एक पर्सनल की पर्सनैलिटी जिसको कि हम देखते हैं. ठीक है, सो एवरी पर्सनैलिटी हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड अ सेट ऑफ ट्रेट्स. वी कैन एक्सप्लेन देम एज ब्रेन. अब हर किसी के सोचने का तरीका डिफरेंट होता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दो बच्चे अगर एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो उनका उसको कंक्लूड करने का जो वे होगा वो डिफरेंट होगा, बिकॉज उनका सोचने का तरीका डिफरेंट है. फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में आता है कि अगर हम कहें कि बच्चे के जो कलर है, उसकी हाइट है या उसकी ब्यूटी है, वो उसके पेरेंट्स से मैच खाएगी. ठीक है, तो ये आ जाता है फिजिकल फैक्टर्स. अ मैन विद पुअर हेल्थ, पिग्मी साइज एंड अगली फिजिकल फीचर्स डेवलप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट इज हेरिडिटी फैक्टर्स. ही आनुवंशिक तौर से कि अगर कोई पेरेंट्स, जैसे मैंने पहलवान की आपको एग्जांपल दी थी कि कोई अगर पेरेंट्स पहलवान है तो बच्चों में भी वो पहलवान वाले फिजिक्स या कुछ ना कुछ उनमें गुण दिखते हैं. ठीक है, अगर कोई मैथमेटिशियन का बच्चा है तो वो भी मतलब ये चीज़ें एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि उसको आनुवंशिक रूप से जीन्स में मिलते हैं. ठीक है, बट ऐसा हर किसी के साथ भी नहीं हो सकता, बिकॉज कई बार पेरेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बच्चे उस लेवल के इंटेलिजेंस नहीं हो पाते, कई बार उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस निकल आते हैं, बट हेरिडिटी का कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम होता है कि बच्चे का जो ग्लैंड्स है या नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से बियर करते हैं. ठीक है, अब जैसे कि कई बार होता है कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कुछ बच्चे इडियट होते हैं या कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं. तो ये हर एक का नर्वस सिस्टम डिपेंड करता है. सो टू मैनी और टू लेस ऑफ हार्मोन्स आर हार्मफुल. अगर बच्चा ओवर एक्ट करेगा तब भी बुरा है और लेस करेगा तब भी बुरा है. सो सम मैन आर ओवर पेशेंट, ओवर जेलस, ओवर एक्टिव, while others are lazy, inactive and weak. So there should be a balance. Okay, environmental factors कौन से होंगे? Environmental में आ जाता है फैमिली का आउट ऑफ होम क्या रिलेशन है. जैसे कि अगर आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो उनके ही भाईचारे में क्या रिलेशन है.
ठीक है। सोशली वो किस तरह से बाउंडिंग रखते हैं विदाउट रिलेशन, जो उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है तो सोशली रिलेशन में किस तरह से बाउंडिंग रखते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स जो मैटर करते हैं, कल्चरल फैक्टर्स मैटर करते हैं, जोग्राफिकल इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो क्लाउड जैसे कि हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ के लोगों की फिज़िक्स डिफरेंट होती है, उनका रहने का तौर तरीका डिफरेंट होता है। जैसे ही वो हिल्स को छोड़कर सनी एरियाज़ में आते हैं तो उनके आप देखोगे आइज़ में रेडनेस बहुत आ जाती है या उनको इचिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी उसको रिएक्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो उनका वो थिंकिंग लेवल भी ऐसा ही होता है। जो हिल्स से आते हैं उनको सनी एरिया वाले या जो फ्लैट रीजन्स वाले लोग होते हैं उनमें कुछ अलग सा बिहेवियर दिखता है। सेम जो फ्लैट रीजन्स के होते हैं वो हिली एरिया में जाते हैं, उनको उनका बिहेवियर कुछ अलग सा लगता है। तो रीज़न टू रीज़न भी डिपेंड करता है। अगर हम साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स देखते हैं तो उसमें आता है इंटेलिजेंस एंड मेंटल फंक्शनिंग, कि बच्चे का सोचने का, मेंटली कंक्लूजन निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, कि बच्चा कितना मोटिवेट होकर काम कर रहा है। ठीक है, आप उसको मोटिवेशन इंटरनल है या उसको कोई ना कोई फोर्स कर रहा है, जैसे कि पेरेंट्स उसको फोर्स करते रहे टाइम टू टाइम, बेटा आपको ये आपका मोटिव था, आपको ऐसे करते रहना चाहिए, आपने अब अपने आप मोटिव से अलग हो रहे हो। ठीक है, या फिर विल पावर, बच्चे की खुद की इंटरनल विल पावर है जो उसको करना है, ये काम करना है तो करना है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी डिटर्मिनेंट्स हैं जिस पर एक बच्चे की पर्सनैलिटी, एक पर्सन की पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसे होम एंड फैमिली, लाइक पेरेंट्स एंड पेरेंट्स एटीट्यूड, जैसा जीन से मिलता है वैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं। दूसरा होता है कि उनको घर के ऊपर, घर में उनका इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, जैसे कि बहुत ही वो हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं या घर में झगड़े होते रहते हैं। अगर झगड़े होते रहते हैं तो उस तरह से बच्चों की ना नेचर भी वैसे झगड़ालू टाइप बच्चों की हो जाती है। ठीक है, वो हर चीज़ में ना लड़ाई के बहाने ढूंढते हैं या बच्चा बहुत डर डर के रहने लग जाता है। नेक्स्ट इज सोशल डिटर्मिनेंट। सोशल डिटर्मिनेंट्स में आ जाता है कि अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, जिस तरह की कंपनी में वो रहेगा उसको वैसा ही बनेगा। जैसे अगर मान लो कि टू न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, ठीक है, एक को हमने एक बहुत एक सज्जन अच्छी रेप्यूटेड फैमिली में रखा और एक को हमने चोरों के बीच में रखा, तो दोनों ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट जैसा उनको इन्वायरमेंट मिला, जैसे वो रह रहे थे, ठीक है, वैसे ही वो बन गए। तो एक आदमी की पहचान ना उसकी कंपनी से होती है। द सोशल इन्वायरमेंट इज अ सोसाइटी इन विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप। The individual is strongly affected by the kind of experience he has in his social environment, कि उसको जैसा एक्सपीरियंस होगा ना वो वैसे ही बनने लग जाती हैं। सो रोल ऑफ होम, द फर्स्ट एंड इमीडिएट इन्वायरमेंट। फैमिली मोरल, लाइक गुड मॉरल पैटर्न एंड डिस्कॉर्ड फैमिली पैटर्न, कि उनका सोसाइटी में क्या रुतबा है, किस तरह से उसकी फैमिली को देखा जा रहा है, किस तरह से उसको देखा जा रहा है, या वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं दूसरों के साथ में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर। आपका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इकोनॉमिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, रोल ऑफ स्कूल्स का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि बच्चे 6 to 7 आवर्स वहाँ पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे टीचर्स भी आते हैं, कितने उनकी एज के बच्चे आते हैं, तो इन सब चीज़ों का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट पड़ता है टीचर्स का। ठीक है, अब कितने टीचर्स भी होते हैं स्कूल्स के अंदर, बट बच्चों को कुछ टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि उनकी वो हर बात मानने को रेडी होते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो सीधा वो अपने टीचर से डिस्कस करते हैं। डज नॉट मैटर दैट दे आर द सब्जेक्ट टीचर और नॉट, बट दे फील कंफर्टेबल टू डिस्कस विद अ पर्टिकुलर टीचर ओनली, राइट। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर। तो टीचर्स भी ऐसे उनसे रिएक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सोशल इन्वायरमेंट, जो कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी पे को दिखाते हैं। कल्चर डिटरमिनेंट्स की जिस तरह का उसका कल्चर होगा वो उस तरह से उसके नॉर्म्स को मानना शुरू कर देते हैं। हर कल्चर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो उसी तरह से उनको मनाते हैं। ठीक है, वो उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो जैसे ही देखते हैं ना वो वैसे ही वो उसको रिएक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, दिवाली पे कई सबके डिफरेंट तरीके से मनाते हैं, ईद पे डिफरेंट तरीके से मनाते हैं, लोहड़ी है, डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पर के लोग डिफरेंट तरीके से मनाते हैं। तो उसका एक पर्सन की पर्सनैलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़, आइडियाज़, बिलीव, जिस चीज़ में एक पर्सन का विश्वास है, बिलीव है, ठीक है, उसको मानता है, वो उसका ध्यान भी रखता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है या मुझे इसके रूल्स को फॉलो करना है। एक होता है इनिशियलाइजेशंस की रिलीजन, फेथ एंड क्रीड्स विद डिफरेंट रिलीजियस फेथ, बिलीफ, प्रेयर्स एंड कल्चर प्रोग्राम्स। जैसे कि कल्चर में अजम्पशंस एंड वैल्यूज़ होती हैं,
बिलीफ, एटीट्यूड एंड कन्वेंशंस होते हैं, सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रिचुअल्स एंड बिहेवियर, ये सभी कल्चर में होते हैं जिसको कि एक पर्सन को टिपिकली सिखाना नहीं पड़ता है एक चीज़, वो कुछ सब कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम तो देख कर ही सीख जाते हैं, ठीक है। वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है, ठीक है, वो उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो ये थे कुछ डिटर्मिनेंट्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पीडीएफ आपको पूरा सब्जेक्ट के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तब एक प्रॉपर पीडीएफ अंडरस्टैंड द लर्नर की मिल जाएगी, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए कि वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके जाइएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।